हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं राजेश शर्मा, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट अलवर से स्वागत करता हूं मैं आपका आर्यभट्ट मैथ्स गुरु चैनल में। जैसा कि हम फोर्थ क्लास के पेपर का सोल्यूशन मैथ्स का कर रहे हैं, तो उसी क्रम में ये लास्ट पेपर बचा हुआ है 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट का। इसको हम आज हल करेंगे। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन ढंग से देखिए। अच्छे खासे सवाल आए हैं, ठीक ठाक सवाल आए हैं, बढ़िया कैटेगरी के सवाल आए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो है आपके समय काम मजदूरी का। क्या कहता है जरा सुनो कि एक पुरुष किसी काम को 72 दिन में कर सकता है। 4 पुरुष और 5 महिलाओं ने मिलकर काम किया और 12 दिन में काम पूरा कर लिया, तो बताइए एक महिला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगी। तो देखो, एक जो पुरुष है वो किसी काम को 72 दिन में करता है। एक पुरुष किसी काम को 72 दिन में करता है, जबकि 4 पुरुष और 5 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 महिलाएं उस काम को 12 दिन में कर सकती है। यानी कि ये एक ही बात है, या तो एक आदमी काम करने जाएगा तो 72 दिन लेगा, और इसके अलावा अगर मान लो 4 आदमियों के साथ अगर 5 औरतों को भेजा जाएगा तो उस काम को 12 दिन लगेंगे। तो ये दोनों एक ही बात है, क्या आ गया, बराबर आ गया। अब इसको बिटाओ, काटने का काम हम करेंगे। सर 12 एकम 12 और 12 छकी 72। जब हम गुणा करेंगे इसको तो ये आएगा 6m बराबर, ये आएगा 4m और प्लस 5w। m को इस तरफ ले जाएंगे तो आ जाएगा 2m, 6 में से 4 घटा देंगे 2m बराबर बराबर आएगा ये बराबर 5w। और अगर मैं इनका अनुपात निकालूंगा तो m अनुपात w हो जाएगा। m की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 के बराबर, और w की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 के बराबर। m 5 के बराबर है और w 2 के बराबर है। ये आ गया इनका क्षमता, इनके काम का अनुपात। अब देखो, अगर एक महिला उस काम को कितने दिन करेगी। अब पहले मुझे कुल काम निकालना पड़ेगा, कुल काम। तो कुल काम निकालने के लिए कुल काम, तो ये भी काम है और ये भी क्या काम है, तो चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, एक ही बात है। तो पहले इसको लिख लेते हैं। कुल काम है 1m इंटू 72, ये कुल काम है। और ये काम मुझे किससे करवाना है, एक महिला से। सर इस काम को करवाना है एक महिला से, तो एक w का भाग देंगे। भाई ये कुल काम है, कुल काम में जिससे करवाना है उसका भाग दे दीजिए, सम आ जाएगा। तो सर एक महिला से कराना है तो उसका भाग दे दिया, तो ये अब कुल काम ना के क्या जाएगा, ये सम आ जाएगा जो पूछ रहा है। अब यहां से एम और डब्ल्यू का मान रख दीजिए। एम का मान कितना है, 5, तो 1 इंटू 5 इंटू 72 बटे में 1 इंटू डब्ल्यू का मान कितना है, 5। 1 इंटू एम का मान कितना है, 5 इंटू 72। 1 इंटू डब्ल्यू का मान कितना है, 2। 2 से काट लीजिए, 2 तिया 6 और 2 छक्की 12, और 36 को जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 पंजे 180 आएगा। तो इस सवाल में आंसर आ चुका है 180, यानी कि डी इस सवाल का आंसर आ चुका है। तो ये समय काम का एक अच्छा खासा सवाल था, जो एसएससी सीजीएल के एग्जामों में भी आता है, सब में आ जाता है। ठीक है, इतना आसान नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है जो है आपका समय और दूरी का सवाल। किसका सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है वो समय और दूरी का सवाल है। क्या है, जरा हम इसको पढ़ते हैं। ये कहता है एक व्यक्ति 6 घंटे में 325 किलोमीटर की यात्रा की आराम में उसने कुछ दूरी 40 की चाल से और शेष दूरी रेल द्वारा 65 की चाल से तय करता है। ठीक है साहब, तो उसने कितनी दूरी रेल द्वारा तय की। ओके ठीक है। अब इसमें आप एक काम करें कि भाई उसने पूछा है टोटल दूरी 325 है। टोटल दूरी कितनी है, 325। इसमें कुछ दूरी वो रेल से गया और कुछ दूरी वो किससे गया, बस से गया। अब रेल द्वारा तय की दूरी निकालनी है, तो मैंने मान लिया रेल से वो एक्स गया। अब रेल से अगर वो x किलोमीटर गया है तो बाकी बची दूरी कितनी, सर टोटल दूरी 325 है। 325 से x कम कर दीजिए, तो बस में जो गया है वो गया है 325 माइनस x किलोमीटर। जीरो सर, ये तो आगे दूरी। अब जब बस से गया तो उसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा।
बस से गए, जब किससे गया, बस से गया, तो उसकी चाल है कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जब वो रेलगाड़ी से गया है तो इसकी चाल कितनी है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। और उसने समय दे रखा है कि टोटल जो समय लगा है वो कितना लगा है, क्या लगा है, 6 घंटे लगा है। तो मैं एक काम करता हूं, समय निकालता हूं। समय होता है दूरी बटे चाल, तो ट्रेन द्वारा लिया गया समय होगा दूरी x है और चाल कितनी है 65, प्लस बस से कितना किलोमीटर गया, सर बस से गया 325 माइनस x गया। किस चाल से गया, 40 की चाल से गया। तो भैया टोटल जो समय आया है, ये समय ही निकाल लिया मैंने, जो किसके बराबर आएगा, सर 6 घंटे के बराबर। ओके, अब इसका एलसीएम ले लीजिए। 65 और 40 का आएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 13 पंजे 65, 13 पंजे 8 पंजे 40, 8 सिंह 48 और 4 52, 520 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 520 आ जाएगा। ठीक है, अब जब मैं इसमें इसका भाग दूंगा तो ये 65 का भाग इसमें देंगे तो ये आएगा 6 8 48, 8 बार चल जाएगा। कितनी बार चल जाएगा, 8 बार, 8 एक्स आ जाएगा। 65 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, 8 सिंह 48, 4 52 आएगा। प्लस इसका भाग जब इसमें देंगे तो 13 आएगा। 13 को जब इससे गुणा करेंगे, 40 का भाग इसमें देंगे तो 13 आएगा। तो आएगा 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 26 और 6 होते हैं 32, हासिल लगी 3, 13 तिया 39 और 3 हो गए 42, 125 आ गया। और माइनस ये आ गया 13x और बराबर ये हो गया 6 इंटू 520, तो 0, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 3120 हो गया। जब बराबर के लेफ्ट का और राइट का एलसीएम लेते हैं तो लघुत्तम को छोड़ देते हैं। अब देखिए 13 में से 8 गया तो माइनस का 5x आया। कितना आया, माइनस का 5x आया। इसको जब उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो बड़ी संख्या, जब इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तब इसको घटाएंगे तो माइनस में आएगा। तो घटा दीजिए, 5 में से 0 गया 5 आया, 2 में से 2 गया 0 आया, और यहां पर 2 में से 1 गया 1 आया, और यहां पर 4 में से 3 गया तो 1 आया। माइनस से माइनस कट गया। और अब 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, फिर आया 1 बचा, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो आंसर आ गया ए 221 किलोमीटर। इस सवाल का आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर डी आई का सवाल है, डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है और आसान सवाल है। कहता है एक स्कूल में 1200 छात्र पढ़ते हैं। वे स्कूल आने जाने के लिए अलग अलग परिवहन साधनों का चयन करते हैं। छात्रों की संख्या यानी कि एक स्कूल में टोटल जो विद्यार्थी हैं वो है 1200। कितने हैं टोटल विद्यार्थी, 1200 उसने दे रखा है। और कहता है कि अलग अलग साधनों का चयन करते हैं। छात्रों की संख्या को उनके परिवहन साधनों के साथ ये पाई के द्वारा दर्शाया गया है कि 360 छात्र साइकिल से जाते हैं, 180 स्टूडेंट्स पैदल जाते हैं, 144 कार से जाते हैं, बाकी ये बस से जाते हैं। अब मुझे निकालना है कि पैदल और साइकिल से जाने वाले स्टूडेंटों का परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो पहले मैं पैदल का निकालता हूं। पैदल पैदल जा रहे हैं कितने छात्र, सर पैदल जा रहे हैं 180 छात्र। कितने में से, टोटल में, टोटल कितना है 1200 में से 180 छात्र जा रहे हैं, तो परसेंटेज निकालने के लिए कुल नीचे आएगा, 180 ऊपर आएगा और परसेंट के लिए आएगा 100। काटेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा और ये आएगा 12 एकम 12, 6 बचा 15 आ गया, और 15 केवल एक ही विकल्प में, तो आंसर सी हो चुका है। आंसर क्या हो चुका है, सी। और आगे भी अगर निकालना चाहो आप तो साइकिल से अगर निकालना चाहो, साइकिल से अगर मैं पूरा ही कर देता हूं, साइकिल से अगर निकालना है आप लोगों को तो टोटल तो 1200 ही है, और साइकिल वाले कितने हैं 360 हैं, ऊपर आएगा, और इंटू में क्या आएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और 12 तिया 36 कितना आ जाएगा 30। तो पहले वाला 15 आया और दूसरे वाला 30 आया, तो आंसर सी हो चुका है। तो ये एक क्वेश्चन डी आई का सवाल आया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है एचसीएफ और एलसीएम का। कहता है दो संख्याओं के एचसीएफ का अनुपात 1:6 है। ठीक है, यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 96 है तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ओके, देखो दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं जिनके एचसीएफ का जो अनुपात है वो 1:6 है। जिनके एचसीएफ का नहीं है यार, ये गलत दे रखा है, ये एचसीएफ का है और एलसीएफ का, तो ये एक चीज लिखना भूल गए, इसको मैं पूरा कर दूंगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ये जो रेशियो है वो एचसीएफ एंड एलसीएम का है,
यानी कि ये H है, पहले वाला H है और बाद वाला L है। तो जो ये अनुपात है वो दो संख्याओं के H और L का अनुपात है, एक अनुपात कितना है मेरे बच्चों, 6 है। ओके, और इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 96 आना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, मैं कहता हूं सर पहली संख्या तो x है और दूसरी संख्या है ना जो 6x है, और आप एक सूत्र जानते हैं कि HCF गुणा एलसीएम बराबर होता है गुणनफल, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। ये आपको पता ही होगा अगर आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हो तो, कि दो संख्या गुणनफल होता है H गुणा L। अब H कितना है, H है x, L है 6x और बराबर में है गुणनफल है 96। ये 6 से काट दो, 6 एकम 6 और 6 छंगा 36, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 16। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। जब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा भाई। अब उसने पूछा है उनका एलसीएम क्या होगा, उनका एलसीएम क्या होगा, तो आपने एलसीएम कितना माना है सर, हमने एलसीएम माना है 6x। क्या माना है, 6x। तो 6 इंटू एक्स का मान आप 4 निकाल चुके हैं और आपका आंसर 24 आ चुका है, 6 चौका 24, तो आंसर आ गया आपका सी आंसर। तो ये एक एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, जो है एवरेज का सवाल, औसत का सवाल है बेटा। किस सवाल है, औसत का सवाल है। देखिए जरा इसको हल करते हैं। ये कहता है कि 35 बच्चे, 28 महिलाएं और 32 पुरुष एक भोजनालय में गए, मतलब ये लोग एक होटल में गए। प्रत्येक बच्चे, महिला और पुरुष पर, यानी कि एक बच्चे पर 138 इनके जो खर्चा होता है ना, वो इतना इतना खर्च होता है, तो प्रति व्यक्ति का खर्चा निकालना है। ठीक है, संख्या देखते हैं सर। 35 तो चिल्ड्रन है, 35 तो बच्चे हैं, और 28 हैं जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, और मैन जो है पुरुष है वो कितना है, 32 है। ओके सर, इनमें प्रत्येक का जो खर्चा होता है, बच्चे का खर्चा होता है 138 के हिसाब से, और महिला का जो खर्चा होता है 205 के हिसाब से, और जो मैन है उसका खर्चा होता है 225 के हिसाब। ओके, ये प्रत्येक पुरुष का है, प्रत्येक स्त्री जो भी है, ये संख्या है। ये ऊपर वाली तो संख्या है इनकी, और नीचे वाला एवरेज मान लो। क्या मान लो, एवरेज मान लो कि औसत है इनका। ठीक है साहब, अब मुझे निकालना है। तो देखो बेटा, अगर मैं एक पुरुष का खर्चा, अगर एक बच्चे खर्चा 138 रुपए है, तो 35 बच्चों का खर्चा कितना होगा, 138 को 35 से गुणा कर देंगे, कर देना पड़ेगा। ओके, प्लस एक औरत का खर्चा 205 रुपये है, तो 28 का खर्चा होगा 205 इंटू 28। एक आदमी का खर्चा 225 रुपए है, तो 32 आदमी खर्चा होगा 225 इंटू 32। ये हो गया योग, ये हो गया राशियों का योग। मुझे एवरेज निकालना है, मुझे क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और बटे में संख्या जब मैं लिखूंगा तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 35 प्लस 28 प्लस 32 कितना हो गया, इनका योग कितना हो गया, राशियों की संख्या कितनी हो गई सर, 5 और 8 13, 13 और 2 15 का 5 का हंस लगी 1, 4 2 6 और 3 9 95 हो गया। कितना हो गया, 95 हो गया। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 10 5 15 और 3 3 9 95 हो गया। अब आप देखिए कि ये कुछ कट रहा है क्या, थोड़ा कट जाए तो आसान हो जाए, कट जाए तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो मैं इसको काटने का प्रयास करता हूं। 19 पंजे 95 होता है, 19 तो कट नहीं रहा, लेकिन प्रत्येक संख्या 5 से कट रही है। सर बीच में प्लस का चिन्ह काट सकते हो, लेकिन कटनी प्रत्येक संख्या चाहिए। देखो 5 कम 5, 4 बचा, 5 नाम 45। अब 5 से ये पूरी एक संख्या यहां से यहां तक, तो इनमें से 5 7 35 ये कट गया। इन दोनों में से 5 से ये पूरी एक संख्या है, ये कट गई, 5 चौके 20 और 5 एकम 5, और यहां पर 5 से ये कट गया, 5 चौके 20 और 5 25, ये आ गया। वैसे अब तो गुणा करना ही पड़ेगा, अब तो एंड में गुणा करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन अच्छी खासी दी है। ये हो गया सर 7 8 56, 13 7 91, 91 और 5 होते हैं 96, ये आ गया 916, प्लस 28 एकम 28 का 8 हाथ से लगी 2, 28 चौके होते हैं 112, 112,
112 में हासिल 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 114, ये आ गया 1148। ठीक है, 28 से कम 28, हासिल लगी 2, 28 चौके होते हैं 112, बिल्कुल सही है। आगे चलिए, 45 दूनी होते हैं 90, 90 की 0 हासिल लगी 9, और 45 तिया होते हैं 135, 135 में 9 जोड़ेंगे तो 144 आएगा। ये हो गया राशियों का योग। बटे में कितना आया, बटे में आया है 19 आया है, बटे में कितना आया 19 आया है। अब आगे भी इनको जोड़ना पड़ेगा भैया, कैलकुलेशन अच्छी खासी है। सर 6 और 8 14, 14 का 4, हासिल लगी 1, 7 4 11 और 4 15 का 5, हासिल लगी 1, 10 1 11 और 4 15 का 5, हासिल लगी 1, और ये हो गया 1 2 और 1 3, बटे में कितना आया 19 आया। एक बार चेक कर लेते हैं जोड़ने पर गलती तो नहीं हुई है। फिर 8 6 14 का 4, हासिल लगी 1, 7 4 11 4 15 का 5, हासिल लगी 1, 10 11 और 4 15 का 5, हासिल लगी 1, और ये आ गया 3, सही है। अब हम पहुंचते हैं कितना आ रहा है लगभग, और सारे करीब करीब है, ज्यादा दूर नहीं है, तो एक्यूरेट हमें लाना पड़ेगा, एक्यूरेट हमें लाना पड़ेगा। तो गुरुदेव 19 से कम 19 होता है, ठीक है। बचा कितना, बचा 16, बचा कितना, बचा सर 16 बचा। 19 अट्ठा 152 होता है, 19 अट्ठा 152 होता है, ये 165 है, 165 में से 52 गया तो 13 बचा, 134 हो गया, 134 हो गया। तो 19 छक्के 114 और 19 सत्ता 187 के लगभग आएगा, तो आंसर आएगा 187, बी आंसर आएगा। आंसर क्या आ गया इसका, बी आंसर आ चुका है। देख लीजिए, थोड़ी कैलकुलेशन टिपिकल है, क्योंकि अभी तो आगे भी पॉइंट लग के जाएगा, तो लेकिन उसने कहा कि लगभग में आंसर दीजिए, तो आंसर हो चुका है 187। ठीक है, तो मैंने कहा ना कि पेपर इतना आसान नहीं आया है, जैसे कि 4th क्लास का एग्जाम है, सस्ते सस्ते सवाल दे दिए हूं। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का पेपर आया है, आप खुद देखो। अगला क्वेश्चन है समय और दूरी, यानी कि रेलगाड़ी का क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं कि 200 मीटर लंबी एक ट्रेन, ये आसान सवाल है कि यहां पर एक ट्रेन है और यहां पर एक सुरंग है, और ये इसको पार 24 सेकंड में कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल निकालिए। तो स्पीड जो होती है, स्पीड होती है, चाल होती है, जो होती है दूरी बटे समय। और जब कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करती है, तो वह दोनों की लंबाई के योग के समान दूरी तय करती है। तो 200 प्लस 160, तो दूरी तो हो गई 360 मीटर में, और समय है 24 सेकंड। अब ये जो आया है वो मीटर प्रति सेकंड आया है, ये जो आया है वो मीटर प्रति सेकंड आया है। मुझे इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में, क्योंकि आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। विकल्प आप देख लो, ऑप्शन देख लो। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, आप सभी जानते होंगे, आप सभी जानते होंगे। तो देखो बेटाओ, अगर मैं इसको काटता हूं तो आप खुद देखेंगे, ये आएगा 12 दूनी 24 और 12 36 30 आया, 2 नाम 18 आया और 5 छंगा 30 आया, और 9 गुणा 6 54 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का आंसर हो चुका है। तो आंसर सी है। ये एक आसान सवाल था, ये समय और दूरी का सवाल था। ठीक है, आगे चलते हैं बेटाओ। अगला जो सवाल है वो है 7वां क्वेश्चन। ये सवाल है लाभ हानि का। किसका सवाल है ये, लाभ हानि का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखो बेटाओ, ये कहता है कि यदि रेनू, यदि है, यरी नहीं है यार, यदि रेनू को एक पर 7500 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, और दूसरे को बेचने पर 85-50 की हानि हो रही है, तो उसे लाभ होगा या हानि, और वो भी कितने परसेंट का। तो सर, विक्रय मूल्य पहले पर्स का दे रखा है कितना, 7500 रुपए, और इसको बेचने पर हो रही है 20 की हानि। इसका मतलब सीपी अगर मुझे निकालना होगा, इसका क्रय मूल्य निकालना होगा, तो मैं कहूंगा 7500 इंटू इस पर 20 की हानि हो रही है। जब क्रय मूल्य निकालते हैं, सीपी निकालते हैं, तो 100 ऊपर आता है, और क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है, तो नीचे आएगा 120। ये हो गया पहली वस्तु का सीपी, काट कूट के बाद में देखेंगे। आगे पढ़ते हैं। दूसरी जो पर्स है, उसका जो विक्रय मूल्य है वो है 8550 है। ओके गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको बेचने पर 5% की हानि होती है, हानि होती है। इसका मतलब मुझे सीपी निकालना है। सीपी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सर, 8550 इंटू ऊपर आएगा 100, और नीचे हानि हो रही है 5% की, तो कितना आएगा, 95 आएगा। ये लो सर। अब टोटल सीपी निकालने के लिए कैलकुलेशन करते हैं, काटा पीटी करते हैं। तो देखो मेरे बच्चों, जरा काटा पीटी। तो देखो सर, 0 से 0 कट गया। अबे 0 कहां जा रहा है तू, चल, 0 से तो 0 कट गया। ठीक है, क्या ये 12 से कट रहा है, 12 छक्के बेहतर, 12 से तो नहीं कट रहा यार, 12 से तो नहीं कट रहा, लेकिन हाँ ये 6 से जरूर कट जाएगा। 6 दूनी 12,
6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 और 2 से इसको उड़ा दीजिए, 2 पंजे 10। तो ये आ गया 0, 5 25, 12 पंजे 60 और 2 62, 6250। तो ये आ गया पहले का। ठीक है साहब, 5 25 सही है बिल्कुल। यहां काटते हैं, मुझे पता है खूब 19 से कटता है, तो 19 पंजे 95, क्योंकि 19 के पड़े में आता है। 19 चौके 76, 5 9, 19 पंजे 95। आगे काटेंगे 5 नाम 45, ये आ गया 9,000 रुपए, ये आ गया 9,000 रुपए। तो टोटल सीपीए जो कुल क्रय मूल्य है वो हो गया कितना सर? 0 5 2 9 6 15, ये हो गया 15,250। और विक्रय मूल्य है दोनों का, वो कितना हो गया सर? जोड़ देंगे, पहले का विक्रय मूल्य यह है, दूसरे का विक्रय मूल्य यह है, जोड़ेंगे तो आएगा 0, फिर आएगा 5, फिर आएगा 5 और 5 10, फिर आएगा 8 7 15 और एक 16,050 आएगा। अब मुझे परसेंट लाभ या हानि निकालनी है, तो अब काटना पीटना मेरे बच्चों दोबारा स्टार्ट करते हैं। सर 0 से तो 0 उड़ा दीजिए, 5 से कट रहा है, 5 से काट लीजिए, 5 तिया 15, फिर 0 लगेगा क्योंकि 2 अंकों में एक साथ भाग दे रहे हैं, 5 25, यहां आएगा 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 305 में खरीदकर 321 में बेचा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का सर? ये हो गया 11 में से 5 गया 6, 16 का प्रॉफिट हो रहा है। और परसेंट प्रॉफिट की अगर आप बात करेंगे, परसेंट प्रॉफिट की अगर बात करें हम, तो ऊपर आएगा 16, नीचे आएगा सीपी जो कितना है 305 है, और इनटू में कितना है 100 है। काट लीजिए सर, 5 छंगा 30 और 5 एकम 5, और ये आ गया 5 दूनी 10, ये हो गया 16 दूनी 32, 320 बटे कितना आ गया? 61 आ गया। ये लो सर। अब देखिए, पहली बात तो यहां देखेंगे अपन 6 पंजा 30, 6 पंजा 30 के लगभग तो आएगा ही, यानी 6 पंजा 30, 5 से ऊपर आएगा, 5 से ऊपर है, 5 से ऊपर आएगा, 5 एकम 5, 5 छंगा 30, यस, ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा, और वो भी क्या आएगा? लाभ आएगा। तो 5 पॉइंट समथिंग केवल यही है और कोई है भी नहीं लाभ, तो आंसर क्या आ गया? बी आ गया। पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके बेटाओं, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने पूरा कोर्स एक बार कर लिया है, आप रिवीजन कर रहे हैं, तो आप सभी पेपर के क्वेश्चन को हल करें, आपको कहीं ना कहीं ये काम में आएंगे बेटाओं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 जो है वो है आपके, यह है परसेंटेज का सवाल है, परसेंटेज के सवाल है। क्या कहता है? अमित अपने वेतन का 35% भाग भोजन पर खर्च करता है तथा 25% भाग बच्चों की शिक्षा पर करता है। उसके बाद जो शेष बचता है ना, वो 80% भाग किराए पर खर्चा करता है। इसके बाद वेतन का कितना परसेंट उसके पास बचा रहता है? देखो, मैंने मान लिया कि ये कह रहा है 35% तो उसने खर्च किया किस पर? भोजन पर। किस पर खर्च किया? भोजन पर। ओके गुरुदेव। फिर शेष नहीं कहा है, उसके बाद उसने हाथ की आंख तथा यानी कि प्लस 25% उसने खर्च कर दिया किस पर भाई? बच्चों पर, चाइल्ड पर, बच्चों की शिक्षा पर, एजुकेशन पर उनके खर्च कर दिया। शेष नहीं कहा है, यहां शेष नहीं कहा है। पहले उसने 35% भोजन पर किया, उसके बाद 25 भाग बच्चों की शिक्षा पर, तो टोटल यहां पर खर्चा हो चुका है 5 और 5 10, 60% का उसने खर्चा कर दिया। ठीक है, अब बचा कितना? शेष धन का 80% वो अपने घर के किराए पर देता है, तो शेष धन बचा कितना? 40। शेष बचा कितना? 40। अब 40, मान लो आपने 100 माना है, तो 100 का 60% 60 ही होता है। तो अगर कुल धन 100 मानते हैं, कुल धन 100 मानते हैं, तो 100 का 60%, 100 का जो 60% वो 60 ही होगा। अब शेष बचा कितना? 40। अगर 40 का 80% अपने किराए पर खर्च करता है, तो सर शेष धन 40 है। अब 40 का 80% उसने और खर्च कर दिया, किस पर? किराए पर। किस पर खर्च किया? किराए पर। तो 40 का शेष का 80%, इसका मतलब उसने अब 32 रुपए और खर्च कर दिए, 32 रुपए और खर्च कर दिए। अब 40 बचे थे, इन पे खर्चा करने के बाद 40 बचे थे। अब 40 में से भी 32 खर्च हो चुके हैं, तो अब उसके पास बचा शेष धन कितना बचा? 8। कितना बचा? 8। अब क्योंकि 100 में से 8 बचा है, तो 100 में से 8 मतलब 8% ही होता है, तो आंसर हो गया 8%। आंसर क्या आएगा? बी आएगा मेरे। सही है, ओके बेटाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो है 9वां क्वेश्चन, देखते हैं
किस चैप्टर का सवाल है? ओह, यह है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का सवाल है। इसको देखते हैं। देखो डाउ, हरीश ने कुल 27,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 13% और शेष भाग 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। 4 वर्ष बाद उसे दोनों से बराबर ब्याज प्राप्त होता है, तो 5% पर। यस, वेरी गुड। देखो बताओ, कुल जो बंटवारा करेंगे हम, वो करेंगे कितने धन का? सर कुल धन है जो है 27,000। कुल जो धन है वो कितना है? 27,000 रुपए है। अब उसने एक बात कही है कि पहली दर तो है 5%, ओके, और टाइम है, नहीं पहली दर 13% है यार, पहली दर भाई 13% है बेटा। तो पहली दर है 13% और दूसरी दर है 5%, और दोनों का समय क्या है? 4 वर्ष है, तो समय को लिखने की जरूरत नहीं है, समय को लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी लिखना चाहो तो लिखता हूं, ये भी 4 वर्ष है और ये भी 4 वर्ष है। और एक बात जो पकड़ में आई है वो कहता है कि उन दोनों से ब्याज है जो बराबर प्राप्त होता है। तो मेरे बच्चों एक बात का ध्यान रखना कि अगर ब्याज समान होता है ना, अगर ब्याज समान होता है तो दिए गए धन को 1 दर गुणा समय में बांट लेते हैं। 1 दर गुणा समय में बांट लेते हैं अगर ब्याज समान हो तो। यानी कि इस धन को मैं इस अनुपात में बांट लूंगा। यहां पर देखो 1 ये दर कितनी है? 13 इंटू टाइम कितना है? 4। 1 ये दर कितनी है? 5 और टाइम कितना है? 4। अनुपात में 4 से 4 कट गया। अब यहां पर लघुत्तम लेने के बजाय आप वर्ग गुणा कर दो। सर 5 एकम 5 और 13 एकम 13, यानी कि ये वाला जो धन बांटा जाएगा वो 5:13 में बांटा जाएगा। यहां टोटल है, आप भी टोटल निकाल दो। सर कुल बराबर है 13 और 5 है 18। और इसके बाद तो वही कहानी सर, जो ऊपर वही नीचे, यानी कि ऊपर आएगा 27,000 और नीचे आएगा 18। और मुझे निकालना कौन सा है? मुझे निकालना है 5% वाला। तो 5% वाला तो बाद वाला है, बाद वाला है, बाद वाला है कि 13 से गुणा करेंगे। सर 13 से गुणा, ये लो सर। अब देखो ये हो गया 18 एकम 18 बचा 9, 18 पंजे 90, ये हो गया 1500। गुणा करेंगे इससे तो डबल जीरो आएगा, 13 पंजे 65 आएगा, 13 कम 13 और 6 19 आएगा, 19,500 आंसर आएगा। जो है कहीं? यस सर, आंसर डी आ चुका है। बिल्कुल सही बात है। तो देखो ये आपका एक सिंपल इंटरेस्ट का सवाल था। अच्छा खासा बढ़िया सवाल है, जानदार सवाल है, कोई ऐसे घटिया सवाल नहीं आए हैं। ऐसा लग रहा है कि हम किसी अच्छे लेवल के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। देखो ये भी कितना गजब सवाल है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है मेरे बच्चों, ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। देखते हैं इसको। इसमें कहता है, मैं तो इसमें समय और दर को पकड़ता हूं, तो मेन मुद्दे पर आते हैं। पहले मेन मुद्दा क्या कहता है? इसमें कहा है शर्त अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक होती है तो समय डबल हो जाता है। तो 15 का डबल होता है 30 और 30 माह का अर्थ होता है 2.5 साल, यानी कि समय दे रखा है 2.5 साल। ओके, तो समय तो हो जाएगा दुगुना क्योंकि शर्त अर्धवार्षिक है, और दर हो जाती है आधी। तो 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8। यानी कि असली जो चीज है वो ये है, समय 2.5 साल है, समय जो है वो 2.5 साल है, और जो दर है वो कितनी है? 8%। और क्योंकि मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 साल तो पूरे पूरे हैं, तो 2 बार तो ये दर पूरी पूरी आएगी, 8 और 8। और फिर आधा साल है, 2 साल के बाद आधा साल है, तो दर भी आ जाएगी 4%। अब 3 संख्याओं में रामबाण कैसे लगाते हैं, मैंने आपको पिछले पेपर में बताया था। पिछले पेपर में भी सवाल आया था कि पहला स्टेप है इन तीनों को जोड़ दिया जाए। पहला स्टेप क्या है? इन तीनों को जोड़ना। 8 और 8 16 और 4 20। पहले स्टेप में इनको जोड़ना है, 20 आ गया। ओके, दूसरे स्टेप में दो दो संख्या गुणा करना है चक्र क्रम में, रिसाइकिल। सर 8 8 64, ये 64 आया। 8 चौके 32, ये 32 आया। और फिर 8 चौके 32, ये भी 32 आया। दूसरे स्टेप में इनको गुणा करना है सर 64 32 और फिर 32। सर 32 32 64 हो गया, और 64 का जो डबल है, 64 का जो डबल है वो हो गया 128। 128 और बटे में आता है 100, बटे में आता है 100, तो 100 का अर्थ है 2 अंक पहले पॉइंट। ये हो गया। आगे चलिए, तीसरे स्टेप में इन तीनों को गुणा करते हैं। तीसरे स्टेप में इन तीनों गुणा करते हैं। सर 8 8 64, और 64 को जब 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 4 चौके 16 और 6 चौका 24 और एक 25।
पहले स्टेप में इनको जोड़ना है तो 8 8 16 और 4 20 आया, बटे में कुछ नहीं आएगा। दूसरे स्टेप में इनको दो दो संख्या गुणा करते हैं, रिसाइकिल 8 8 64, 8 चौक 32, 8 चौक 32 सबको जोड़ा तो आ गया 128, बटे में 100 लगाते हैं, 100 लगते ही 2 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा। तीसरे स्टेप में इनको गुणा करते हैं तो 8 8 64, 64 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 256 आ गया, और बटे में आता है 100 गुणा 100, बटे में आता है 100 गुणा 100, 100 गुणा 100 करता है 10,000, यानी कि 10,000 में 4 जीरो होती है तो 4 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, तो ये लिखेंगे 0 और ये पॉइंट, ये आ गया वैसे। ठीक है, तो इतना ब्याज होगा। अब इनको जोड़ते हैं, सर यह है 20, यह है 1.28 और यह है 0.0256, इनको जोड़ेंगे, 20 है, 1.28 है, 0.0 ये जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 5 आएगा, 8 2 10 आएगा, 2 और 1 3 आएगा, और ये 21 आएगा, यानी कि टोटल जो ब्याज आया हुआ है 21.3056%, ये आ गया। ओके सर, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो मेरे पास राशि कितनी है सर? राशि आपके पास 78,125, और इसका निकालना है आपको 21.3056%, तो परसेंट को हटाएंगे तो बटे में क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा, और आप देखेंगे पॉइंट को हटाने पर पॉइंट के बाद 4 अंक है तो 4 जीरो लग जाएगी, तो 1 2 3 और ये 4, ये दो। और अब कैलकुलेट, कितने खतरनाक सवाल आए हैं, आप सोच रहे हो पियोन का पेपर है, अरे बड़े गजब सवाल आए भाइयों, बड़े गजब सवाल आए। ठीक है, तो देखिए इसको हम काटते हैं, अब काटना यूं थोड़ी है, तो लास्ट वाले 2 अंक अगर 25 से कटते हैं, पूरी संख्या 25 से कट जाती है, तो देखो ये होगा 25 चौके 100, और फिर 4 जीरो बची, 1 2 3 और ये 4, यहां काटिए सर, 25 थी 75 हो गया, बचा कितना? 3, 25 से कम 25, 6 बचा, 25 दूनी 50, 12 बचा, 25 पंजे 125। अब भी लास्ट के 2 अंक 25 से कट रहे हैं, काटिए दोबारा से सर, 25 से कम 25, 15 बचा, 25 छिके 150, ये आ गया 1600। यहां आएगा 25 से कम 25, 6 बचा, 6 बचा, 25 दूनी 50, 12 बचा, 25 पंजे 125, दोबारा 25 से काटिए, 25 पंजा 125, 25 छिक्की 150 और 25 चौके 100। ठीक है साहब, यहां तक पहुंच गए, और अब ये संख्या 64 से काटिए, किससे काटिए? 64 से, तो 64 से न काट के पहले आप 16 से काट लिए, 16 चौके 64, 16 एकम 16, कितना बचा सर? 5 बचा, कितना बचा? 5 बचा, 16 तिया 48, 53 था, कितना बचा सर? अब भी 5 बचा, 16 तिया 48, अब 2 बचा, अब 2 बचा, 16 एकम 16, अब कितना बचा भाई? 16 एकम 16, देखो कितना कठिन सवाल हो चुका है, कैलकुलेशन देखो आप, 16 एकम 16, 5 बचा, 16 तिया 48, कितना बचा? 5 बचा, 16 तिया 48, 2 बचा, 16 एकम 16, अब 9 बचा, और 16 छिक 96। ओ माय गॉड, साला क्या सवाल है ये। ठीक है, इकाई के अंक से बैठ रहा है क्या? 400 काट लो यार, 4 तिया 12, 1 बचा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, ये आ गया सब, यानी कि 3329 इंटू 5 आया। अब गुणा करेंगे तो 5 नाम 45, ये बचा ना, ये 5 बचा है और यहां ये बचा है, तो गुणा करेंगे 5 नाम 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 तिया 15 और 1 16, और 5 तिया 15 और 1 16, 16,615। क्या साला सवाल आया, देख लो अब कितना कठिन सवाल आया है। एक तो पहले ये कर दिया, पहले राम मान लगाओ, फिर कैलकुलेशन देखो, ये तो एसएससी सीजीएल में आते हैं ऐसे सवाल, कहां चक्कर में पढ़ रहे हो आप? तो आजकल कोई पता नहीं किस चीज का पेपर है, हो सकता है पियोन का पेपर कठिन आ जाए जैसे आया है, और हो सकता है कि सीजीएल का पेपर आसान आ जाए जैसे कई सवाल आते हैं सीजीएल के अंदर। ठीक है, ये नहीं कि हम तो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, हम इनको क्या करेंगे, अरे भैया करने पड़ेंगे। अब पियोन वालों को सीजीएल लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, और सीजीएल लेवल वालों को पियोन लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। सब क्वेश्चन एक जैसे हो चुका है फर्स्ट मैथ तो लगभग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो है इस चैप्टर का, अगला सवाल है फिर ब्याज का आ गया, फिर किसका आ गया? सिंपल। देखो ब्याज के कितने सवाल आए यार, ब्याज के अच्छे खासे सवाल आए, मन में आज जैसे पेपर बना रहा है, कोई ईमान ही नहीं रहा, पेपर बनाने का कोई ईमान ही नहीं रहा, मन में आए वो पेपर बना रहे हैं। शायद मुझे तो लग रहा है कि एआई से पेपर बनवा रहे हैं, या किसी ऐसे बंदे को बिठा दिया है, बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए कि छाट के और दे दे भाई, तू वो मन में आ रहा है जो क्वेश्चन दे रहा है, कोई मतलब नहीं है। ये कह रहा है
एक धनराशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर स्वयं के 60% बढ़ जाती है, ठीक है। 9200 रुपए का 2 वर्ष में इसी ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक है। देखो सर, टाइम है 4 साल और स्वयं की 60% बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि अगर 100 रुपये मूलधन 100 रुपये है तो अमाउंट मिश्रधन 160 हो जाता है। इसका मतलब इंटरेस्ट 60 हो जाता है। सर इससे आप दर निकाल सकते हो, दर निकाल लो। दर बराबर होती है सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन, और टाइम दिया हुआ है 4 साल, तो उसे 100 कट गया, इससे काटेंगे तो 15 बार कट जाएगा ये, तो दर आ गई 15%। ठीक है साहब। अब ये कहता है 9200 रुपए 2 वर्ष में इसी ब्याज की दर से। अब टाइम है 2 साल और दर है 15%। अब मुझे इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो अब 2 वर्ष के लिए मैं जब रामबाण लगाऊंगा तो पहला स्टेप में जोड़ते हैं तो 15 और 15 30 हो गया, और दूसरे स्टेप में गुणा करते हैं तो 15 गुणा 15 225 और बटे में 100 आता है तो 2.25 हो गया। दो संख्या, क्योंकि 15% है 2 साल के लिए तो 2 बार 15 लिखेंगे, और जब दो साल में 2 बार में 15 लगाते हैं तो पहला स्टेप है दोनों को जोड़ना, तो 15 15 30 हो गया, और दूसरे स्टेप में गुणा करते हैं तो 15 गुणा 15 225 हो गया, और बटे में 100 आता है तो 225 बटे 100 का अर्थ हो गया 2.25। ये हो गया 32.25% ब्याज हो गया। ओके, अब 9,200 रुपये आपका क्या है, मूलधन है, और इस पर ब्याज निकालना है 32.25%, तो बटे में परसेंट आएंगे तो 100 आएगा ही आएगा, और साथ में अगर मैं पॉइंट आऊंगा तो 2 जीरो और बढ़ जाएगी बताओ, और अब वही कैलकुलेशन काटना पीटने का काम हमें करना पड़ेगा, तो 2 जीरो ये कट गई है, लास्ट में 25 है तो 25 से काट लीजिए, 25 चौके 100, 25 से कम 25 बचा 7, बचा 7, 25 दूनी 50 बचा 22, 25 नंबर 225, ये 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, इकाई अंक देखेंगे तो 9 तिया 27, 7 होता है, तो 7 दोनों में है तो पूरा करना पड़ेगा। वैसे तो एक डीएस रूल और होता है डिजिटल सम, उससे भी कर सकते हो, लेकिन छोड़ो यार, गुणा ही कर लेते हैं। सर 23 नंबर होते हैं 207, 207 का 7 लगा, हासिल लगी 20, 23 दूनी 46 और 20 हो गया आपका 66, हासिल लगी 6, 23 से कम 23 और 6 हो गया 2967 आएगा, तो आंसर आ चुका है ए, 11वीं का आंसर ए आ चुका है। ठीक है, तो देख लो पियोन जो 4th क्लास का पेपर देंगे बड़े आसान सवाल आएंगे, गुरुजी नहीं आसान नहीं है भैया, मस्त सवाल है, एक नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 12वां है। इससे पहले मैं पानी की एक घूंट पीना चाहता हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो, अगर आपकी आज्ञा हो तो पानी की मैं एक घूंट पी लेता हूं। चलो बताओ, यह है 840 विद्यार्थियों के वाले एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। कितनी लड़कियों को प्रवेश दिया जाना चाहिए कि यह अनुपात 5:4 हो जाए? देखो कई तरीके होते हैं, एक तरीका यह भी है कि टोटल विद्यार्थी 840 है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 840 है, पहले लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात था वो था कितना था बेटाओ, 5:3। ओके, अब कुछ लड़कियां और आ गई है, कुछ लड़कियां और आ गई है, अब ये अनुपात बिगड़कर हो गया है, कितना हो गया है सर, अब ये अनुपात हो गया है 5:4, अब ये अनुपात हो गया 5:4। अब जरा सुनना, लड़कियां आई है, क्या आई है सर, लड़कियों ने प्रवेश लिया, लड़कों ने प्रवेश नहीं लिया, लड़कियों ने प्रवेश लिया है, तो लड़कों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लड़के जितने पहले थे उतने ही होने चाहिए। तो हम यहां देखते हैं कि गुरुदेव वास्तव में लड़कों में परिवर्तन नहीं हुआ, लड़के पहले भी 5 थे और अब भी 5 है, तो बिल्कुल सही है, अब इनको बराबर करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बराबर है, बराबर नहीं होते तो बराबर करता। अब आप देखेंगे यहां पर पहले 3 लड़की थी और अब 4 हो गई, तो लड़की 3 थी 4 हो गई, तो कितने की वृद्धि है सर, 1 की वृद्धि हुई है, कितने की हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। ठीक है साहब, अब वही कहानी, सर जी टोटल कितने हैं 840 थे प्रारंभ में, कितने थे 840 थे प्रारंभ में, और
वैसे टोटल कितने थे प्रारंभ में? सर पहले प्रारंभ में टोटल थे 5 और 3 8, तो जो ऊपर वही नीचे, जो ऊपर वही नीचे, टोटल 840 थे पहले और अनुपातों का टोटल 8 थे। और मुझे निकालना कितनी लड़कियां आई है, तो हमारे हिसाब से तो कितनी लड़कियां आई है? पहले 3 थी, अब 4 हो गई, तो 1 लड़की आई है। तो जो ऊपर वही नीचे, कितनी लड़की आई है? 1 लड़की आई है। तो जो चीज निकालनी उससे गुणा कर देंगे, काटेंगे, तो 8 एकम 8, फिर 40 आया। 40 में एक साथ भाग देना, दो अंकों में तो 0 लगेगा, और 8 पंजे 40, और आंसर आ गया 105 गुणा 1, 105 आंसर, बी आंसर। क्या गया? बी आंसर। ठीक है, और एक्स वैक्स मान के भी कर सकते हो आप, वो आप करते रहना। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कहता है, ये भी अनुपात का ही सवाल है, कि एक थैले में हरी, लाल और ब्लू बॉल है, और उनकी संख्या का अनुपात है 4:6:9। यदि नीली बॉल की संख्या लाल बॉल की संख्या से 15 अधिक है, नीली बॉल की संख्या लाल बॉल की संख्या से 15 अधिक है, तो यहां पर मैं देखता हूं कितने अधिक है। नीली बॉल 9 है, रेड बॉल 6 है, तो कितने अधिक है सर? यहां पर 3 अधिक है। और सवाल में कितने अधिक है सर? सवाल में 15 अधिक है। सवाल में 15 अधिक है, तो भैया एक ही चीज दो बार, ये भी अंतर है, ये भी अंतर आपने निकाल लिया। किसका निकाला आपने? नीली और लाल बॉलों का, नीली और लाल बॉलों का। ठीक है, तो जो ऊपर वही नीचे, ऊपर 15 आएगा, नीचे 3 आएगा। और इनटू में कुल कितनी बॉल हैं? तो थैले में कुल कितनी बॉल हैं? तो कुल बॉल निकालनी है तो कुल से गुणा कर दो। सर 6 और 4 10 और 9 19 बॉल कुल हैं, तो जो ऊपर वही नीचे, और जो चीज निकालनी है उससे गुणा। ये हो गया 3 पंजे 15, और 19 को 5 से गुणा करेंगे 95। तो इस सवाल का आंसर मेरे बच्चों आ गया 95, 95 आंसर आ चुका है। ओके, क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ये अनुपात का क्या कर रखा है इसने यार, वास्तव में इसने अनुपात के, यानी कि एक एक चैप्टर के सवाल दे रखे हैं। अनुपात के दे दिए बहुत सारे, बहुत सारे चक्रवृद्धि ब्याज के दे दिए, सरल ब्याज के दे दिए। चलो इसको करते हैं, थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं। ये कहता है, अंकित और अमन ने एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश किया, और अंकित तथा अमीश ने निवेश की राशि का अनुपात 2:1 था। कौन कौन है? अंकित है, क्या है? एक तो अंकित है, एक अमन है, और एक और बंदा है अंकित, अमीन और अमीश है। ठीक है, ओके। अंकित और अमन का अनुपात है 3:2, और फिर अंकित और अमीश का अनुपात है, अंकित और अमीश, अंकित और अमीश का अनुपात है 2:1। दोबारा सुन लो, शुरू में अंकित और अमन, अंकित अमन 3:2, फिर अंकित अमीश 2:1। अब आप देखेंगे कि यहां पर अंकित का 3 है, और यहां पर अंकित का 2 है। एक ही आदमी के दो अलग अलग नहीं हो सकते, पहले इनको बराबर कीजिए, तो ऊपर वाले को 2 से और नीचे वाले को 3 से गुणा करेंगे, तो अब आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और 3 एकम 3। इन तीनों का अनुपात आ गया अंकित का, अमन का और अमीश का, यह अनुपात आ गया। और वर्ष के अंत में उनका कुल लाभ इतना है, कितना है? 15,73,00 कुल। तो ऊपर कुल है तो नीचे कुल निकालो, 6 4 10 और 3 13, नीचे कुल 13 आ गया। और इनटू में निकालना क्या है? अमन का। निकालना किसका है? अमन का निकालना है। तो अमन का निकालने के लिए अमन से गुणा करेंगे, और अमन का कितना है? 4। काटिए सर, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, और 13 एकम 13, तो गुणा करेंगे तो आएगा 0 0 4 एकम 4, 12 चौके 48, तो आंसर आएगा 48,400। सी आंसर आ चुका है इसका। क्या आंसर आ गया? सी। ठीक है, और लास्ट में अंतिम सवाल है, ये आपका समय काम का सवाल है, इसको और आप देख लीजिए। इसको और देख लो, लास्ट सवाल है 15, फिर अपना ये खत्म हो जाएगा।
देखो बताओ, ए किसी काम को 2 दिन में कर सकता है, बी उसे 3 दिन में, उन्होंने मिलकर 1 दिन काम किया और शेष काम सी ने 1 दिन में कर दिया। ओके, देखो ए किसी काम को 2 दिन में कर सकता है, बी है उस काम को 3 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब इनका एलसीएम कितना आएगा 6, यानी कुल काम कितना है 6। यहां पर भाग दिया तो 3 आया, यहां पर भाग दिया तो 2 आया, यानी कि ये जो ए बंदा है वो एक दिन में 3 काम करता है और बी बंदा है जो एक दिन में 2 काम करता है, दोनों अगर मिल जाएंगे तो एक दिन में 5 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा 5 काम। ओके साहब, उन्होंने मिलकर एक दिन काम किया, तो इन दोनों ने मिलकर एक ही दिन काम किया है, तो इसका मतलब 5 काम हो चुका है, 5 काम हो चुका है। अब शेष काम कितना बचा सर? टोटल काम 6 काम था और उसमें से 5 काम हो चुका है, तो 1 काम बचा। क्या बचा? 1 काम बचा। और इस एक काम को सी अकेला इस काम को, शेष बचे काम को एक दिन में कर लेगा। तो सी ने एक काम किया एक दिन में, सी ने एक काम किया एक दिन में। तो कह रहा है, दोबारा सुन लो, कि ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा, दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे। उन्होंने कह रखा है कि एक दिन काम किया तो एक दिन में दोनों ने मिलकर 5 काम कर दिया, शेष काम बचा 1 और इस शेष काम को सी ने एक दिन में कर दिया। अब मुझे इससे पूरा काम करवाना है, तो पूरा काम कितना है 6। तो यदि एक काम अगर एक दिन में करेगा तो 6 काम 6 दिन में करेगा। तो उसने ये होता कि सी पूरे काम को कितने दिन में करता है? तो सी 6 काम 6 दिन में करेगा, क्योंकि सी एक काम एक दिन में, तो 6 काम 6 दिन में, तो 6 काम करेगा 6 दिन में। तो आंसर आ गया 6 दिन और ये हो गया आंसर सी। क्या आंसर हो गया? सी आंसर हो गया। ठीक है, और ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुके हैं सारे सवाल। ठीक है, तो अब ये 6 के 6 पेपर मैंने डाल दी हैं, 6 के 6 पेपर मैंने बेटाओ डाल दी हैं, है ना? इनको आप कर लेना। अब मैं सोचता हूं कि 2-3 दिन बाद, यानी कि दशहरे के बाद, मैं ग्रुप डी के आपको लाइव आऊं और आपको यूट्यूब पर कराऊं। अगर आप लाइव मुझे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट करके लिखिएगा कि सर आप लाइव आइए, ज्यादा बढ़िया लगते हो। क्लियर? ओके, ठीक है ना? तो 2-3 दिन बाद, दशहरे के बाद मैं आपको दोबारा मिलता हूं। ये जो कर रही है ना, ये मेरी बेटी है। ये यहां आ जाते हैं 2 मिनट में। अब मैं इस रिकॉर्डिंग को रोकता हूं बेटा।